जंगल में जाना हमेशा जोखिम भरा होता है, चाहे आप अनुभवी हों या नहीं। जब कोई इन दूर दराज इलाकों में लापता हो जाता है तो उन्हें ढूंढना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। नंबर 10, ड्वेन माइल्स ओलंपिक नेशनल पार्क में अकेले ट्रेकिंग के बाद घर न लौटे उन्हें लापता घोषित किया गया। तलाश तुरंत शुरू हो गई थी, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वो अब तक लापता हैं। ड्वेन प्रकृति प्रेमी थे और फॉक्स वॉशिंगटन के जंगलों में अधिकतर समय बिताते थे। उन्होंने एक स्थानीय अखबार के लिए लिखा, जिसमें वे अपने जंगल के रोमांच और नेशनल पार्क में अपने अनुभव साझा करते थे। वे रॉयल रेंजर्स कार्यक्रम में बच्चों को भी यह सिखाते थे कि जंगल में सुरक्षित तरीके से रास्ता कैसे ढूंढा जाए। ड्वेन 78 साल के थे, लेकिन गुमशुदगी के समय भी सक्रिय थे। वे अक्सर ओलंपिक नेशनल पार्क के ग्रेव्स क्रीक इलाके में ट्रेकिंग के लिए जाते थे और रास्ते से हटकर शेड हुए एल्क के सींगों की तलाश करते थे। 19 अक्टूबर 2021 को यह बस एक और ट्रेकिंग यात्रा होनी थी, लेकिन इस बार वे जंगल से वापस नहीं आए। 23 अक्टूबर को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई और दोस्त, परिवार व बचाव कर्मियों ने तलाश शुरू की। जल्द ही ड्वेन की कार ग्रेव्स क्रीक कैंप ग्राउंड में मिल गई। दुर्भाग्यवश इससे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे जांचकर्ता यह पता लगा सके कि ड्वेन वास्तव में कहां जाने का इरादा रखते थे। उन्होंने दोस्तों के साथ कोई नोट या योजना नहीं छोड़ी थी। खोज टीमों ने लेक क्विनॉल्ट के पास ध्यान केंद्रित किया। कुछ दिनों बाद खोजी कुत्ते और यूएस कोस्ट गार्ड के विमान भी जुड़े। जब कुछ भी नहीं मिला तो खोज टीमों ने उस इलाके को फिर से खंगाला जिसे वे पहले ही तलाश चुके थे। बीहड़ और घनी वनस्पति के कारण जमीन पर कुछ भी आसानी से नजरअंदाज हो सकता था। तलाश शुरू होने के करीब 1 हफ्ते बाद टीमों को कुछ ऐसा मिला जिसे वे सुराग मान रहे थे। तलाशी क्षेत्र में सार्डिन मछली की एक ऐसी कैन मिली थी जिसे अपेक्षाकृत हाल ही में खोला गया बताया गया था। अगर वह खाना ड्वेन का होता तो इससे तलाश की जगह सीमित करने में मदद मिलती। टीमें अगले दिन फिर लौटी, लेकिन कुछ नहीं मिला और यह साबित नहीं हो सका कि कैन का लापता व्यक्ति से संबंध था या नहीं। 1 हफ्ते की तलाश के बाद आधिकारिक खोज घटा दी गई और जांच रिपोर्टें आनी बंद हो गई। ड्वेन अभी भी एक लापता व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध है। जब वह गायब हुए थे तब उनकी लंबाई 5 फीट 9 इंच और वजन 185 पाउंड बताया गया था। उन्हें आखिरी बार काले रेन पैंट और कैमोफ्लाज जैकेट में देखा गया था। जिस किसी के पास भी जानकारी हो वह नेशनल पार्क सर्विस से 888 653 0009 पर संपर्क कर सकता है। नंबर 9, हुआंग चोंग तान अपने साथियों के साथ किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में स्प्लिट माउंटेन पर चढ़ने गए थे। चोटी की तलहटी में वह अपने समूह के बाकी सदस्यों से अलग हो गए और जंगल में गायब हो गए। तान को आखिरी बार 21 अगस्त 2022 को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच देखा गया था। किंग्स कैनियन नेशनल पार्क व इन्यो नेशनल फॉरेस्ट की सीमा के पास। वह 2 अन्य लोगों के साथ हाइकिंग पर गए थे और उनका तय मार्ग चुनौतीपूर्ण बताया गया था। चलते हुए टैन पहाड़ की तलहटी पर रुके और इशारा किया कि वे आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने साथियों को पहाड़ पर बढ़ने का इशारा किया, पर इस पर बात नहीं हुई कि समूह फिर कब और कैसे मिलेगा। 2 लोग स्प्लिट माउंटेन पर चढ़ते रहे। यात्रा के दौरान वे तन को नीचे बैठे देख सकते थे। एक हाइकर ने देखा कि तन उठे और टिनी महाक्रीक ड्रेनेज की ओर चले गए। वह फिर नहीं दिखे। बाकी हाइकिंग ग्रुप चोटी पहुंचा और वापसी शुरू की। जब वे जंगल से बाहर निकल रहे थे तो तन का कोई पता नहीं था। शुरू में उन्हें उम्मीद थी कि शायद तन बिना उनका इंतजार किए ही जल्दी निकल गया होगा, लेकिन जब वे रेड लेक पहुंचे जहां तन ने अपना सामान रखा था तो उन्होंने देखा कि वह सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था। यह संभावना कम थी कि टैन अपना साजो सामान पीछे छोड़ देता। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि तन यहां तक पहुंचा ही नहीं था। समूह के पार्क छोड़ने के बाद उन्होंने टैन की गुमशुदगी की सूचना अधिकारियों को दी और फिर व्यापक खोज शुरू हुई। लापता व्यक्ति को खोजने के लिए इंफ्रारेड उड़ानों, के-9 टीमों और मानव रहित हवाई प्रणालियों का उपयोग किया गया। पगडंडियों को बंद कर दिया गया और तन के आखिरी बार देखे गए इलाके के सभी लोगों से पूछताछ हुई। वियतनामी हाइकिंग समुदाय भी खोज में जुड़ा, पर कोई सुराग नहीं मिला।
खोज और बचाव टीमों ने उस कठिन इलाके का फुटेज जारी किया जिससे वे जूझ रहे थे। चट्टानें खतरनाक थी और कुछ जगहों पर जमीन ढीली थी। एक सिद्धांत यह है कि टैन ने गलत कदम रखा या चट्टानें फिसल गई जिससे वह स्प्लिट माउंटेन की किसी गहरी दरार में गिर गए। वो आज तक लापता है। टैन की लंबाई 5 फीट 2 इंच बताई जाती है। उनका वजन 145 पाउंड है। बाल सफेद हैं और आंखें भूरी हैं। उन्हें आखिरी बार लाल बैकपैक, नीली हाइकिंग शर्ट और ग्रे टोपी में देखा गया था। जिस किसी के पास भी जानकारी हो वह एनपीएस इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज से 888 653 0009 पर संपर्क कर सकता है। नंबर 8, तान्या यारमाकोव को आखिरी बार सवाना पोर्टेज स्टेट पार्क में अपनी फैमिली के साथ देखा गया था। वो कुछ ही मिनटों के लिए नजरों से ओझल हुई थी, इससे पहले कि उनके माता पिता उनकी तलाश शुरू करते। लेकिन इतने कम समय में ही वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। तान्या को आखिरी बार 4 सितंबर 2024 को देखा गया था। वो 23 साल की थी। ऑटिज्म और टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित थी जिसे उसके माता पिता नियंत्रित करते थे। परिवार के अनुसार वे रोज चुनौतियां झेलती थी लेकिन प्रकृति में रहकर संभल जाती थी। वो जिस दिन गायब हुई उनका परिवार सवाना लेक के पास पार्क के एक दूर दराज इलाके में केबिन किराए पर ले रहा था। योजना थी कि एक छोटी नाव लेकर पानी में जाया जाए, लेकिन तान्या ने अपने माता पिता से कहा कि वह नाव में नहीं बैठना चाहती। उसने नाव में क्यों नहीं बैठना चाहा यह सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन उसके परिवार ने उसकी बात मान ली और उसे पीछे रुकने दिया। तान्या अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी और देखती रही कि उसके माता पिता और भाई नाव से दूर जा रहे हैं। नाव घाट से दूर नहीं थी। उसके माता पिता देख सकते थे जब तान्या अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। उसने 2 बार एक ही दिशा में अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा। वह खड़ी हुई, पीछे देखा और फिर बैठ गई। तान्या फिर खड़ी होकर केबिन की ओर दौड़ी। उसके माता पिता ने तुरंत कुछ गलत समझकर नाव किनारे की ओर मोड़ दी। ये बस कुछ ही मिनटों की बात थी, लेकिन तान्या के गायब होने के लिए इतना ही काफी था। जब उसका परिवार वहां पहुंचा तो वो केबिन में नहीं थी और क्या हुआ होगा इसका कोई सुराग नहीं था। उन्होंने पुलिस बुलाने से पहले गाड़ियों में बैठकर पार्क जाने वाली सड़कों के किनारे तलाश की। जांचकर्ताओं ने तुरंत ही खोज शुरू कर दी, जिसमें ड्रोन और पानी के नीचे खोजने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया गया ताकि इस रहस्य की तह तक पहुंचा जा सके। ड्रोन से ली गई फुटेज को कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण के लिए लिया गया ताकि उस चमकीले टाई डाई शर्ट को खोजा जा सके जो तान्या ने गायब होने के समय पहनी हुई थी। पार्क में आने वाले सभी आगंतुकों से संपर्क किया गया और पार्क में आने जाने वाले एकमात्र वाहन मार्ग की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि यह गुमशुदगी एक लापता व्यक्ति के मामले के अलावा कुछ और थी। तान्या अब भी लापता है और उसकी हालत के चलते उसके बचने की संभावना कम थी। अगर किसी के पास जानकारी है तो एटकिन काउंटी शेरिफ कार्यालय से 218 पर संपर्क करें। 740 नंबर 7। मैथ्यू एल्ड्रिच दोस्तों संग चढ़ाई कर रहे थे, तभी धीमी रफ्तार के कारण उन सबको वापस लौटना पड़ा। मैथ्यू ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन वह कभी भी पहाड़ से वापस नहीं आ सके। मैथ्यू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 13 दिसंबर 2025 को दोपहर दर्ज हुई। कुछ घंटे बाद जब साथियों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। तीनों ओरेगन की सबसे ऊंची माउंट हुड की चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैथ्यू हमेशा प्रकृति प्रेमी रहे हैं और पहले भी 5-6 बार माउंट हुड की चोटी पर जा चुके हैं। इस बार खराब मौसम और धीमी गति के कारण समूह समय पर चोटी तक जाकर वापस लौट पाना मुश्किल लग रहा था। दोस्तों ने लौटने का फैसला किया, लेकिन मैथ्यू अकेले आगे बढ़े। उन्होंने तय किया कि पहाड़ से नीचे लौटने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता लेना बेहतर होगा और अपनी मां को फोन करके कहा कि वह उन्हें लेने आ जाए, क्योंकि वह अपनी कार के पास नहीं होंगे। उन्हें सुबह 8:15 बजे एक और संदेश मिला। उन्होंने लिखा कि वह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं पर सुरक्षित हैं। जब उन्हें कोई खबर नहीं मिली तो वह माउंट हुड पहुंची और देखा कि खोज अभियान चल रहा था। खोज और बचाव टीमों ने विमान और जमीन पर टीमों का इस्तेमाल किया ताकि इस रहस्य की तह तक पहुंचा जा सके और उस रास्ते के आसपास के इलाके की जांच की जहां मैथ्यू पहाड़ से नीचे उतरते समय गया होगा। उनके पास एक और तकनीक थी जिससे खोज में मदद मिली। सेल फोन फॉरेंसिक से
मैथ्यू की यात्रा पता चली। उसने दोस्तों को तस्वीरें भेजी, जिससे साबित हुआ कि वह माउंट हुड की चोटी पहुंचा, लेकिन लौटते समय कुछ हुआ। सेलफोन फॉरेंसिक से ऐसा प्रतीत होता है कि मैथ्यू को कहीं पी ग्रेविल रिज के पास गिरावट का सामना करना पड़ा था, जो कि 8,400 फीट से ऊपर का इलाका है। उस इलाके की खोज से कोई नया सुराग नहीं मिला। अंधेरा और असुरक्षित परिस्थितियों के कारण खोज अभियान को रोकना पड़ा, लेकिन अगले दिनों में फिर से शुरू कर दिया गया। दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं मिला और टीमें खाली हाथ पहाड़ से लौट गई। 6 महीने बीत जाने के बाद भी मैथ्यू अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियों के महीनों में और अधिक पर्यटक पहाड़ पर आते हैं, उम्मीद है कि ये स्थिति जल्द ही बदल सकती है। नंबर 6, सिवाक सिमोनियन को आखिरी बार 21 साल की उम्र में देखा गया था। उनके गायब होने के बाद से 11 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और उनका परिवार अब भी जवाब पाने के करीब नहीं है। सिवाक न्यू साउथ वेल्स के बेलरोज में रहने वाले एक उत्साही बुश वॉकर थे। उन्हें ट्रेकिंग करना और प्रकृति में समय बिताना बहुत पसंद था। परिवार और दोस्तों के लिए कई दिन तक उन्हें न देखना या उनसे कोई खबर न मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी। सिवाक डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी पर नहीं पहुंचे तो दोस्तों को शक हुआ कि कुछ गलत है। 23 अक्टूबर 2014 को उन्हें देखे जाने के 3 दिन बाद उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट हुई। उनके परिवार ने तुरंत ही उन रास्तों और जंगलों की जगहों की तलाश शुरू कर दी जहां वे अक्सर जाया करते थे। एक दोस्त ने उनके परिवार को बताया कि सिवाक ब्लू माउंटेन्स जाने की बात कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपनी तलाश उस इलाके में केंद्रित कर दी। कनांगरा बॉयड नेशनल पार्क उस क्षेत्र के कई पार्कों में से एक है जिससे सिवाक ज्यादा परिचित नहीं थे। यही वह पार्क था जहां सिवाक के दोस्त ने उन्हें भेजा था। 27 किलोमीटर कच्ची सड़क पर उन्हें सिवाक की छोड़ी कार मिली। उसमें अभी भी सिवाक की कई निजी चीजें थी, जिनमें वे जूते भी शामिल थे जिन्हें वह अपने स्नेक बूट्स कहते थे। परिवार के अनुसार उनके लिए बिना जरूरी चीजों के जंगल जाना असामान्य था। अब सिवाक की खोज उसी इलाके में हो रही है जहां उनकी कार मिली थी। सिवाक ने पार्क में कहां प्रवेश किया यह पता लगाना असंभव था। हालांकि उनकी कार 21 अक्टूबर से वही थी। समय बीतने से यह तय करना मुश्किल था कि सिवाक गाड़ी से कितनी दूर जा सकते थे और खोज क्षेत्र सीमित किया जाए। वो शारीरिक रूप से फिट थे और मौसम भी इतना अनुकूल था कि अगर उनका कोई हादसा नहीं हुआ होता तो शायद वो अब भी चल रहे होते। खोज का ध्यान पानी के स्रोतों और ऊंचे स्थानों पर केंद्रित किया गया, क्योंकि अगर सिवाक अभी भी जीवित होते तो संभवतः वे इन्हीं क्षेत्रों की ओर गए होते। हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हवा से देखने के लिए किया गया, लेकिन घना जंगल खोज को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा था। 16 दिनों तक व्यापक खोजबीन के बाद, जो कि कोनाग्रोवॉयड नेशनल पार्क में अब तक की सबसे बड़ी खोज थी, खोज को बंद कर दिया गया। सिवाक अब तक नहीं मिले और कोरोनर की रिपोर्ट के अनुसार संभवतः वह अब जीवित नहीं थे। उनका परिवार अब भी उम्मीद करता है कि एक दिन उन्हें इसका जवाब मिलेगा। नंबर 5, विलियम क्लेटन मिलर आखिरी बार 2 मार्च 2026 को अपनों के संपर्क में थे। उनके लापता होने के मामले में बहुत कम जानकारी जारी की गई है, लेकिन हाल ही में जानकारी के लिए की गई अपील शायद अब जवाब ला सकती है। विलियम का अंतिम संपर्क उनकी पत्नी से था। पिछली गर्मियों में जोड़ा अलग हो गया था। पत्नी ने बताया वह तनाव व मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे। 2 हफ्ते संपर्क न होने पर विलियम की बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की। सैन डिएगो में उनके घर की तलाशी से कुछ सुराग मिले। उनकी कार गायब थी, लेकिन उनकी पत्नी के अनुसार वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि वह देश छोड़ने या समाज से अलग कहीं रहने का इरादा रखते थे। विलियम का मामला एक स्वैच्छिक वयस्क गुमशुदगी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वयस्कों को अगर वे चाहे तो गायब होने का अधिकार है, और विलियम्स के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि वे विशेष रूप से असुरक्षित थे। उन्हें कोई ज्ञात स्वास्थ्य समस्या नहीं थी और वे किसी भी दवा पर निर्भर नहीं थे। फिर भी खोज अभियान शुरू हुआ। विलियम्स के फोन रिकॉर्ड से एक सुराग मिला। रिकॉर्ड से पता चला उसने 3 मार्च को अपनी पत्नी को आखिरी मैसेज के अगले दिन कॉल की थी, पर कॉल किसे की गई ये सार्वजनिक नहीं है। एक बार विलियम्स की कार पावे के ब्लू स्काई इकोलॉजिकल प्रिजर्व में मिली थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक वह कार कई हफ्तों से वहां खाली खड़ी थी। जून की शुरुआत में लेक पावे के पास खोजबीन हुई। लापता व्यक्ति का कोई सुराग ढूंढने के लिए 80 लोग खोज अभियान में शामिल थे।
दुर्भाग्यवश कोई नया सुराग नहीं मिला। विलियम लापता है। असफल खोज के बाद पुलिस ने जानकारी देने की नई अपीलें जारी की। विलियम को एक गोरे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी आंखें भूरी हैं और बाल भूरे या सफेद और झड़ रहे हैं। वो 6 फीट लंबे हैं, वजन 210 पाउंड है। वह अक्सर न्यू बैलेंस जूते पहनते हैं और उनके कंधे पर पिटबुल टैटू है। इस मामले में किसी के पास भी जानकारी हो तो वे सैन डिएगो मेजर क्राइम्स डिवीजन से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 858-285-630। नंबर 4, जुआन किल किम ने 2025 में ग्राउज माउंटेन की ट्रेल्स पर करीब 30 बार दौरा किया, लेकिन नवंबर की एक यात्रा के बाद वो लौटे नहीं। किम परिवार ने 16 नवंबर 2025 की शाम प्रियजन के सरे स्थित घर न लौटने पर उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। वह उस सुबह ग्राउज माउंटेन की डैम लिटिल गोट एल्पाइन ट्रेल पर ट्रैकिंग के लिए निकले, जिसे वह पहले कई बार कर चुके थे। गुमशुदगी के वक्त उनकी उम्र 84 साल थी। फिर भी परिवार उनकी अकेली ट्रैकिंग को लेकर निश्चिंत था और उम्मीद थी कि वे शाम को लौट आएंगे। किम के लापता होने की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जल्दी पुष्टि की कि वह पहाड़ पर गए थे। सीसीटीवी में उन्हें गुमशुदगी वाले दिन सुबह 11 बजे ग्राउज ट्रैक पर देखा गया था। करीब 12-20 बजे ट्रेल कैमरे ने उन्हें अकेले चलते पकड़ा। इन तस्वीरों में कुछ असामान्य नहीं था, लेकिन इनसे खोज टीमों को जांच शुरू करने के लिए इलाके मिले। खोज और बचाव दलों ने किम के लापता होने की सूचना मिलने के अगले दिन काम शुरू किया। जमीनी टीमों ने किम को आखिरी बार देखे गए रास्तों पर तलाश शुरू की। वे लापता व्यक्ति के किसी निशान या अपनी जगह से खिसकी चट्टानों या बिखरी वनस्पति के ऐसे संकेत जिनसे फिसलने या गिरने का पता चल सके खोज रहे थे। किम का सुराग न मिलने पर उन्होंने उसी रास्ते पर फिर से चले और रास्ते के दोनों ओर 10 फीट तक तलाश की। खोज स्थलों पर विशेष ड्रोन लाए गए थे। ड्रोन गर्मी के संकेतों की तलाश करते थे और चट्टानों के नीचे देखने तथा तंग जगहों में नेविगेट करने में माहिर थे, जो कि उस जंगल वाले इलाके में बहुत उपयोगी साबित होते जहां किम गायब हुए थे। जमीन पर टीमों की तरह इन खोजों से भी कुछ नहीं मिला। एक नया उपकरण जिसका नाम लाइफ सीकर था, उसका भी इस्तेमाल किया गया। यह एक सिग्नल भेजता है ताकि उन मोबाइल फोनों का पता लगाया जा सके जो टावरों की रेंज से बाहर हो गए हैं। किम के पास गुमशुदगी के वक्त उसका फोन था, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार वो फोन शनिवार से बंद था। लाइफ सीकर तभी चलता है जब फोन चालू हो। किम का कोई सुराग या उसके साथ क्या हुआ हो सकता है, इसकी कोई जानकारी न मिलने पर खोज और बचाव टीमों को अपनी कोशिशें बंद करनी पड़ी। किम के परिवार को जवाब नहीं था, बस यही थ्योरी थी कि उनका प्रियजन उन रास्तों पर चलते हुए किसी मुसीबत में पड़ गया होगा जहां वह पहले भी कई बार जा चुका था। किम को एक कोरियाई पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है और वजन 140 पाउंड है। उन्हें आखिरी बार ग्रे, काले कपड़े और बैंगनी दस्ताने में देखा गया था। जिस किसी के पास भी जानकारी हो वह सुर्रे पुलिस से 604-599-0502 पर संपर्क कर सकता है और फाइल नंबर 2025-634-77 का हवाला दे सकता है। नंबर 3, डेनाली पार्क, अलास्का में विमान दुर्घटना की सूचना पर जाते हुए एक हेलीकॉप्टर पायलट ने कुछ अजीब देखा। एक ऐसा कैंप जो छोड़ा हुआ लग रहा था जंगल में, बिन नाम की चोटी के पास आधिकारिक कैंप या रेंजर स्टेशन से मीलों दूर था। अगले दिन जांच में पता चला कि पार्क में कोई लापता है। 20 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं मिला है। रिचर्ड हेस्पेल 10 जुलाई 2005 को डेनाली पार्क आए थे। वह फिट थे और कठिन पैदल यात्रा व साइकिलिंग पसंद करते थे, जिनका इस्तेमाल वह अपनी एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या से निपटने में मदद के लिए करते थे। वह बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं बताया जो उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था, नेशनल पार्क के लिए निकल गए। पार्क स्टाफ के मुताबिक रिचर्ड ने बताया था कि वो 18 जुलाई तक पार्क छोड़ देंगे। पार्क छोड़ते समय आगंतुकों को स्टाफ को बताना जरूरी नहीं था, इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया कि रिचर्ड बाहर नहीं गए। अगस्त की शुरुआत में उनका कैंप दिखा और लोगों को शक हुआ। पार्क स्टाफ जांच करने गए और देखा कि रिचर्ड की सारी चीजें वही थी। इसमें उनका भालुओं से बचाने वाला खाना रखने का कनस्तर भी शामिल था, जिसमें अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ था, और एक डायरी भी थी। डायरी में आखिरी प्रविष्टि 17 जुलाई की थी, जो रिचर्ड के पार्क छोड़ने से एक दिन पहले की थी। रिचर्ड की तलाश शुरू हुई और परिवार को उसकी गुमशुदगी बताई गई। उसके भाई ने
उससे आखिरी बार 4 जुलाई को बात की थी, जो पार्क आने से 1 हफ्ता पहले था। रिचर्ड अक्सर अपने आप में ही रहता था और उनके लिए एक दूसरे से कुछ समय तक बात न करना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए उसके भाई को तो यह भी पता नहीं चला था कि वो लापता है। जैसे ही उसे पता चला कि रिचर्ड कहाँ लापता हुआ था, वो चिंतित हुआ। उसे चिंता थी कि रिचर्ड को शायद कोई भ्रम की स्थिति हो गई थी, जिसकी वजह से वो समाज से दूर चला गया। रिचर्ड का अपार्टमेंट हमेशा की तरह साफ सुथरा था, लेकिन वहां हफ्तों से कोई नहीं आया था। पार्क में इंसानी मौजूदगी के संकेत जैसे डिस्पोजेबल कैमरा और जूतों के निशान मिले, लेकिन कोई भी रिचर्ड से जुड़ा नहीं पाया गया। कई दिनों की खोज के बाद प्रयास कम करने पड़े। अब ध्यान पार्क और आसपास की झोपड़ियों की तलाशी पर था, ताकि रिचर्ड के वहां छुपे होने की उम्मीद की जा सके। दुर्भाग्यवश उसका कोई सुराग नहीं मिला। रिचर्ड अब भी लापता है। उनका वर्णन है कि उनकी लंबाई 6 फीट और वजन 195 पाउंड है। जिसके पास भी कोई जानकारी हो, वो नेशनल पार्क सर्विस से 907 683 9555 पर संपर्क कर सकता है। दूसरा, बहुत कम लापता लोग अपने परिवार को इतनी जल्दी बता पाते हैं जितना टॉम डॉहर्टी ने किया। दुर्भाग्यवश इससे उनके प्रियजन उन्हें घर नहीं ला सके। 67 वर्षीय ब्रिटिश टॉम डॉहर्टी 6 अगस्त 2024 को फ्रांसीसी पिरेनीज में हाइकिंग करते हुए बिना सुराग गायब हो गए। टॉम के परिवार ने उन्हें पैदल चलने के शौकीन बताया और पहाड़ों में अकेले कैंपिंग और हाइकिंग पर जाने पर उन्हें चिंता नहीं होती थी। वे अपने परिवार के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में रहते थे, अपनी यात्रा की तस्वीरें और अपडेट्स भेजते रहते थे। टॉम की दिनचर्या थी कि वे कहीं ड्राइव करके जाते थे और कुछ घंटे पैदल चलते थे, फिर अपने कैंपसाइट के पास अपनी कार में लौट आते थे। लेकिन 6 अगस्त को उन्हें एक बिल्कुल अलग संदेश मिला। जो आखिरी फोटो उन्हें मिली, उसमें बादल थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे धुंध पहाड़ पर लुढ़क रही हो। उसके परिवार ने उसे सुरक्षित रहने की सलाह दी, क्योंकि वे चिंतित थे कि वह मुश्किल मौसम में खुद को किसी मुसीबत में डाल सकता है। कुछ घंटे बाद उसने संदेश भेजा, मदद करो, मैं गिर गया हूं और हिल नहीं सकता। उसके परिवार ने तुरंत उन्हें कॉल करने की कोशिश की, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन वे संपर्क नहीं कर पाए। टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका फोन दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। जल्द ही यूके की अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और उन्होंने फ्रांस की पुलिस को भी सतर्क कर दिया। तलाश तुरंत शुरू हो गई, जिसमें टॉम की तस्वीरें उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सबसे अच्छे सुराग थीं। यात्रा की तस्वीरें ऑनलाइन व पर्वतारोहण फोरम्स पर साझा की गई। उसकी आखिरी तस्वीर एटांग दुकान से आई थी। बाकी तस्वीरें यह जानने के लिए साझा की गईं कि वह किस दिशा में जा रहा था। पुलिस ने उसकी कार कोल्डेस कंपनी के पास मिली और लापता हाइकर की खोज के लिए ट्रैकर डॉग्स लाए गए। उन्होंने कुछ देर तक एक रास्ते का पीछा किया, लेकिन वे उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। कुत्तों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का उपयोग किया गया, लेकिन पहाड़ पर खराब मौसम के कारण बहुत दूर तक देख पाना मुश्किल था। जमीन पर मौजूद खोज और बचाव टीमों के पास कुछ भी खोजने का बेहतर मौका था, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन बाद आधिकारिक खोज बंद हुई, लेकिन स्वयंसेवकों ने प्रयास जारी रखे। अक्टूबर की एक अपडेट में कई स्थानीय संघों का जिक्र था, जो डोहर्टी परिवार के लिए जवाब तलाशने नियमित रूप से निकल रहे थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसमें किसी भी नए सुराग के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जाता था। दुर्भाग्यवश काफी समय से कोई अपडेट नहीं आया है। इस समय टॉम को थॉमस के गायब हुए करीब 2 साल हो गए हैं। नंबर 1, मोनिका रेजा एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट में दोस्तों संग ट्रैकिंग करते हुए रहस्यमय हालात में गायब हो गई। उनकी गुमशुदगी के बहुत कम सुराग मिले, जिसे 2026 की शुरुआत में राष्ट्रीय ध्यान मिला। मोनिका एक सफल मटेरियल साइंटिस्ट थी, जिनके नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से गहरे संबंध थे। उन्होंने मॉन्डेलॉय नामक सुपर एलॉय बनाया, जिसका उपयोग रॉकेट इंजनों में होता था। उनका काम एयरफोर्स से जुड़ा, जिससे उत्पादन बढ़ाने और प्रोसेसिंग देखने में मदद मिली। मोनिका जून 2025 में गायब हुई, तब वह नासा जेट प्रोपल्शन लैब में मटेरियल्स प्रोसेसिंग डायरेक्टर थी और एक रिश्तेदार की देखभाल के लिए छुट्टी पर थी। उस समय उन्होंने योग पर ध्यान दिया, जिसमें उनकी कई सालों से रुचि थी।
वह एक योग ग्रुप का हिस्सा थी और ग्रुप के दूसरे सदस्यों से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। 22 जून 2025 को मोनिका ग्रुप के 2 सदस्यों संग ट्रैकिंग पर गई थी। उन्हें सुबह 9:10 बजे एंजल्स क्रेस्ट हाईवे पर चलते हुए आखिरी बार देखा गया। ट्रैक का लक्ष्य माउंट वाटरमैन की चोटी तक पहुंचना था। उन लोगों के अनुसार जिनके साथ वह हाइक कर रही थी, उनके साथियों में से एक ने चढ़ाई बहुत कठिन होने के कारण रुकने का फैसला किया। मोनिका और उनके साथी चोटी की ओर आगे बढ़े, जहां पर फोटो खींची गई। एक फोटो में मोनिका बोर्ड लेकर कैमरे की ओर मुस्कुरा रही हैं। दोनों पर्वतारोही पहाड़ से उतरने लगते हैं। नीचे उतरने की परिस्थितियों पर विवाद है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वे दौड़ रहे थे या जॉगिंग कर रहे थे, लेकिन मोनिका का परिवार इस बात से असहमत है। उनका कहना है कि वो हमेशा सावधान रहती और जोखिम नहीं लेती। मोनिका का साथी आगे चल रहा था और बेस की ओर जाते हुए पीछे मुड़कर उसे आवाज देता था। किसी समय मोनिका ने जवाब देना बंद किया। जब उसके साथी ने पीछे मुड़कर देखा तो मोनिका कहीं दिखाई नहीं दी। उसके साथी ने लौटकर अधिकारियों को उसकी गुमशुदगी बताई। ड्रोन, K9 यूनिट्स और इलाके की तलाशी में बेहद कम सुराग मिले। एक बार ट्रैकर डॉग्स ने गंध पकड़ी और दूर इलाके तक पहुंचे, जहां एक बीनी मिली, लेकिन गंध वही खत्म हो गई और कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारियों ने जानवर के हमले की संभावना नकार दी, क्योंकि कपड़े फटे नहीं थे, लेकिन गायब होने का कारण नहीं मिला। कुछ सिद्धांतकारों ने मोनिका की गुमशुदगी को हाल के वर्षों में गायब हुए अन्य वैज्ञानिकों की गुमशुदगियों से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि उनका मामला किसी और से जुड़ा हुआ है। इस मामले में किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो वह LASD की मिसिंग पर्सन्स यूनिट से 323 890 5500 पर संपर्क कर सकता है।